डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिद्रा डिजिटल एकेडमी। आज हम लोग जो चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का प्रथम चैप्टर है, जिसका शीर्षक है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर क्या है, ये जो दौर चला था, इसमें किन किन महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध का दौर चला है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले शीत युद्ध का मतलब समझते हैं। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं। शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, बल्कि इसमें केवल युद्ध की संभावनाएं बनी रहती है। इसमें संघर्ष एवं तनाव की स्थिति रहती है, युद्ध का भय रहता है, हमले की आशंका रहती है, परंतु वास्तव में कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद से सोवियत संघ के विघटन तक अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। तो शीत युद्ध उसे कहेंगे जब हमेशा दो महाशक्तियों के बीच में ये आशंका बनी रहती है कि ये दो महाशक्तियां अब लड़ जाएंगे, इनके बीच युद्ध हो जाएगा, परंतु वो युद्ध होता नहीं है, बस आशंका बनी रह जाती है। ऐसे दौर को शीत युद्ध के दौर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस चैप्टर में, दो महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका के बारे में बताया गया है। ये दोनों जो देश हैं, 1945 से लेकर के 1991 के बीच इन दोनों के बीच में काफी संघर्ष चला है। हथियारों की होड़ लेकर के अपने विस्तारवादी नीति के वजह से रूस जो है साम्यवादी का समर्थक था, तो वहीं पर अमेरिका जो था वो पूंजीवादी का समर्थक था। तो दोनों की विचारधाराएं अलग थी, दोनों का संस्कृति अलग है, वेशभूषा अलग है, पहनावा अलग है, तो दोनों में हमेशा टकराव होता था। और उस समय की दोनों बड़ी शक्तियां थी, इसलिए ये दोनों के बीच में हमेशा ये तनाव बना रहा कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। ये बड़ा ही सूझबूझ दिखाई इन दोनों महाशक्तियों ने। न तो आज हम ये शीत युद्ध का दौर नहीं पढ़ते, आज हम विश्व युद्ध का तीसरा युद्ध के नाम से चैप्टर पढ़ रहे होते। अब ये ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों इन दोनों देशों के बीच में ये शीत युद्ध का दौर चला, हमेशा कंपटीशन बना रहता था, आखिर उसका कारण क्या था? उसका कारण था महाशक्ति बनने की होड़। अमेरिका चाहता था कि सबसे ज्यादा ताकतवर हम बने, पूरे विश्व पर हमारा प्रभाव हो, तो वहीं पर सोवियत संघ चाहता था कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर बने और पूरे विश्व पर हमारा प्रभाव हो। तो यहाँ पर महाशक्ति बनने की होड़ थी, हथियारों की होड़ थी, पूरा परमाणु बम, एटॉमिक बम और जितने भी हथियार जखीरा होता है, दोनों महाशक्तियां जमा करने में लग गए। और इसका हम लोग एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। तो ये महाशक्तियां अपना ताकत का ही प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन इसकी वजह से विश्व को काफी नुकसान, खमियाजा भुगतना पड़ा था। तीसरा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा को हम लोग कंपटीशन के नाम से जानते हैं। ये दोनों देशों में कंपटीशन था, दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। इसके वजह से भी इन लोगों में हमेशा एक युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। कब युद्ध हो जाएगा कोई नहीं कह सकता था। विचारों की लड़ाई, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इन लोगों का प्रत्येक चीज अलग था। जैसे रूस जो है वो साम्यवादी नीति को फॉलो करता है और अमेरिका जो है वो पूंजीवादी नीति को फॉलो करता है। दोनों का भाषा अलग है, संस्कृति अलग है। इस तरह से इनके बीच विचारों की भी लड़ाई थी। वर्चस्व बनाने की होड़। वर्चस्व में क्या कर रहे थे कि अमेरिका जो है, अमेरिका एक तरफ अपने साथ बहुत सारे देशों को जोड़ करके संगठन बना रहा था, जैसे इसने बनाया था नाटो, सीटो, ये सब संगठन इसने बनाया। वहीं पर रूस भी जो था, सोवियत संघ भी जो था, सोवियत संघ, इसने भी एक संगठन बनाया था जिसका नाम था सेंटो। तो इस तरह से ये लोग संगठन बना बना करके ये दोनों महाशक्तियां अपने छोटे छोटे देशों को जोड़ रही थी, ताकि उसका
वर्चस्व बढ़ सके, दबदबा बढ़ सके। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था, और दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 1945 तक चला। मित्र राष्ट्र में शामिल जो देश थे उसमें था अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। अगर आपको यहाँ पे गौर कीजिएगा तो देखिएगा कि यहाँ जो सोवियत संघ है और यहाँ जो अमेरिका है एक ही गुट में शामिल है, यानी कभी ये एक समय पर दोस्ती जैसी थी, भाईचारे जैसे इन लोगों में था, लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद ये दोनों देश, ये दोनों महाशक्तियां अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करने लगे, और ये लोग जो है छोटे छोटे देशों को अपने में जोड़ना शुरू कर दिए ताकि उसका ताकत ज्यादा बढ़ सके, उसका दबदबा ज्यादा बढ़ सके। दूसरे तरफ धुरी राष्ट्र में जो दूसरा विश्व युद्ध में जो देश शामिल थे उसमें था जर्मनी, जापान, इटली, और ये सारे देश खास करके तबाह हो गए थे दूसरा विश्व युद्ध में, और ये गुट विजयी रहा था। यहाँ पर अमेरिका बम भी गिराया था जापान पर। तो यहाँ पर ये जो दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और सोवियत संघ का अभी उत्तराधिकारी जो है वो रूस है। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में एकदम टकराव होने लगा बार बार। वो चाहता था कि हम नेतृत्व करें और सोवियत संघ चाहता था कि हम नेतृत्व करें। अब यहाँ पर जो है दो ध्रुवीय विश्व का अंत, दो ध्रुवीय विश्व का अंत कैसे हुआ उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। दो ध्रुवीय विश्व कहने का मतलब हुआ कि एक तरफ था अमेरिका और दूसरे तरफ था सोवियत संघ। एक तरफ था अमेरिका और दूसरे तरफ था सोवियत संघ। तो इसमें से कोई एक आगे चल करके उसका विनाश हो गया, उसका विघटन हो गया, और कोई एक महाशक्ति बचता है जो पूरे विश्व में अपना दबदबा कायम कर देता है। तो यहाँ पर दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ में हम लोग देखेंगे कि दो ध्रुवीय विश्व का जो आरंभ हुआ, शुरुआत हुआ, उसमें किस तरह से हुआ। दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों जो महाशक्तियां थी, चाहे वो सोवियत संघ हो या अमेरिका हो, पूरे विश्व में अपना जो अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे देश को अपने कब्जे में लेना या अपने गुट में शामिल करना ये लोग शुरू कर दिए। यहीं से दो ध्रुवीयता की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि कुछ देशों को रूस अपने तरफ जोड़ रहा था तो दूसरी तरफ कुछ देशों को अमेरिका अपने तरफ जोड़ रहा था। दुनिया दो गुटों में बांटी जा रही थी। बंटवारा यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। बर्लिन की दीवार, जर्मनी में पड़ता है बर्लिन, वहीं पर बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। दो खेमे बन गए, पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा, तो एक तरफ हो गया यूएसएसआर जिसको सोवियत संघ कहते हैं, और एक तरफ हो गया यूएसए जिसको अमेरिका कहा जाता है। छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लाभ है, एक क्वेश्चन के रूप में पूछता है एग्जाम में कि छोटे देश ये बड़े महाशक्तियों में शामिल आखिर क्यों होते थे, क्या इनको क्या चीज में ऐसा मिलता था जिसके वजह से ये लोग भी राजी हो जाते थे शामिल होने के लिए। तो उसमें जो है छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से जो लाभ था, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया है। पहला, सुरक्षा का वायदा। जो छोटे देश थे उनके पास उतना हथियार नहीं था, उतने सैनिक नहीं थे, या अपने आर्थिक स्थिति में उतने मजबूत नहीं थे कि वो अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सके। तो बड़े महाशक्तियों के निगरानी में रहना चाहते थे ताकि हम पर कोई अटैक करे तो बड़े महाशक्तियां हमारे सामने खड़े हो जाएं। आर्थिक मदद, जो छोटे छोटे देश थे उनको पैसों की भी कमी रहती थी, इनको आर्थिक मदद भी मिल जाता था। सैन्य सहायता, छोटे देश पर अगर किसी देश ने आक्रमण कर दिया तो बड़ी जो महाशक्तियां होती थी वो अपना सेना भेज करके उस देश को सुरक्षा प्रदान करती थी। हथियार भी छोटे देश में बनाना संभव नहीं है, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं होता है, तो बड़े महाशक्तियों में शामिल होने से ये सारा चीज उनको मिल पाता था। सुरक्षा का वादा, आर्थिक मदद, सैन्य सहायता और हथियार। अब एक टॉपिक आगे आ रहा है, क्यूबा मिसाइल संकट।
ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश था। अमेरिका के ही बगल में एक देश है क्यूबा, लेकिन क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से थी। अमेरिका अगर यहाँ पर है तो क्यूबा उसके ठीक नीचे है, लेकिन इसकी जो दोस्ती है वो किससे है? सोवियत संघ से है। तो जब सोवियत संघ से इसकी दोस्ती है तो ये अमेरिका और ये सोवियत संघ में दुश्मनी है, और सोवियत संघ का जो दोस्त है इसके नजदीक है, तो वार करना भी होगा। अगर युद्ध भी होता है तो अमेरिका के लिए इस बात का ज्यादा चिंता रहता था और ज्यादा खतरा भी रहता था कि रूस हम पर जल्दी अटैक कर सकता है। सोवियत संघ उसे कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्रेव क्यूबा वो अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे। क्यूबा में वो अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे, जहां से वो कभी भी अमेरिका पर जल्द से हमला कर सके, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के निकट था और क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाई जा सकती थी। जाहिर बात है कि क्यूबा एकदम सटा हुआ देश है अमेरिका से, तो वहां से रूस जो है, सोवियत संघ जो है, वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिका को। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता लगी। बताइए, अमेरिका को 3 हफ्ते बाद, लगभग 20-21 दिन के बाद पता लग रहा है कि रूस ने, सोवियत संघ ने हम पे क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। देखिए, ये लोग में तीसरा विश्व युद्ध इसलिए भी नहीं हुआ, ये लोग युद्ध इसलिए भी नहीं किए क्योंकि दोनों के दोनों बड़ी महाशक्तियां थी, और अगर ये दोनों अगर लड़ते, युद्ध में उतरते, तो दोनों को काफी नुकसान झेलना पड़ता, और सिर्फ इन्हीं को नुकसान नहीं झेलना पड़ता, इसमें पूरे विश्व के देश शामिल हो सकते थे। इसलिए इन लोग ने बड़े सूझबूझ से काम लिया और तीसरा विश्व युद्ध होते होते नहीं हुआ, और आज हम लोग शीत युद्ध का दौर नाम से चैप्टर को पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर युद्ध होता तो ज्यादा हानि अमेरिका को उठानी पड़ती। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात पर विश्वास था कि निकिता खुसरो वहां से अपनी मिसाइल हटा लेंगे। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। ऐसे में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा, यह कोई आम युद्ध नहीं होता, क्योंकि आम युद्ध हो ही नहीं सकता है। दो महाशक्तियां जब लड़ेगी तो विनाश तो इतना होगा कि कैलकुलेशन करना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया ने चैन की सांस ली। यह बहुत ही संवेदनशील समय था, इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, क्योंकि इस समय क्यूबा मिसाइल संकट के समय ये दोनों जो देश हैं आमने सामने आ गए थे, और एकदम लग रहा था कि अब युद्ध हो ही जाएगा, अब कोई शक ही नहीं है कि युद्ध नहीं होगा। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय यह नेता थे, कहाँ के कौन नेता थे वो यहाँ पर आपको दिया गया है। क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ के थे निकिता खुश्रेव, और अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी। जापान पर परमाणु हमला, बहुत ही, ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं जानता हो कि जापान पर हमला हुआ था। बहुत ही विनाशक हमला हुआ था। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम से हमला किया था। एक 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जो उसका शहर है उस पे, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पे परमाणु हमला किया। इस घटना के बाद अमेरिका की बहुत आलोचना हुई, बहुत लोगों ने उसका विरोध किया कि यह बहुत ही गलत है। जब जापान खुद से ये समर्पित कर रहा था अपने आप को, वो सरेंडर कर रहा था अपने आप को, तो फिर ऐसे में क्या ऐसी वजह आ गई कि अमेरिका को परमाणु हमला करना पड़ा। आलोचकों ने कहा कि जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो ऐसे में परमाणु हमला उचित नहीं था। अमेरिका ने हमले के पक्ष में तर्क दिए। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका चाहता था दूसरा विश्व युद्ध जल्द समाप्त हो जाए। ये क्या बोला कि हम दूसरा युद्ध जल्द समाप्त हो जाए ये चाह रहे थे, इसीलिए हम हमला कर दिए, और आगे होने वाली जनहानि को रोका जा सके इसलिए अमेरिका ने हमला किया। कुछ इस तरह से अपने बचाव में अमेरिका ने स्टेटमेंट दिए।
जो कि निराधार है, ऐसा कुछ नहीं था। उसने अपने पावर को दिखाने के लिए, अपने दबदबा और अपना वर्चस्व को बताने के लिए जापान पर हमला किया था। अमेरिका का इस फैसले के पीछे उद्देश्य क्या था? देखिए, सोवियत संघ को अपनी ताकत और वर्चस्व दिखाने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया। अवरोध, एक वर्ड आता, अवरोध। अवरोध से क्या समझते हैं? जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हों और एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हो, ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा। जब दोनों ताकतवर हो, अगर दो पहलवान दोनों ताकतवर है तो वो भी अपने कंपटीशन करने में, कुश्ती करने से कतराता है, क्योंकि जब दोनों का ताकत सेम है तो उसमें जीत तय करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के दोनों महाशक्तियां थी, और इन दोनों के बीच अगर युद्ध होता, दोनों को नुकसान होता, इसलिए ये दोनों युद्ध से बचे रहे, और ऐसे स्थिति को अवरोध के नाम से जाना जाता है। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही ताकतवर थे, इसी के कारण दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ, और विश्व तीसरे युद्ध से बचा रहा। अब यहाँ पर अमेरिका ने बहुत सारा संगठन बनाए अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने खेमे को मजबूत करने के लिए। तो उसी में से एक आपका संगठन है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना जो इसका हुआ 4 अप्रैल 1949 को हुआ। इसका उद्देश्य क्या था कि सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, अगर एक पर हमला होगा तो उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे। यानी नाटो में जितने देश शामिल हुए, सबने ये निश्चय किया, निर्णय लिया कि अगर किसी एक पर हमला होता है तो वो सब पर हमला माना जाएगा, और सारे लोग मिल करके उसका मुकाबला करेंगे। इस तरह से नाटो का उद्देश्य था। उसके बाद अमेरिका ने एक और संगठन बनाया जिसका नाम है सीटो। सीटो का फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। इसकी जो स्थापना हुई 1954 में, और इसका जो उद्देश्य था साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की रक्षा करना। मतलब रूस का जो साम्यवादी नीति है, जो सोवियत संघ का साम्यवादी नीति है, उससे अमेरिका और उसके साथ वाले देशों को बचाना, रक्षा करना, वहां पर यह साम्यवादी नीति का विस्तार रोकना इसका उद्देश्य था। इसके बाद एक और संगठन बना जिसका नाम है सेंटो। सेंटो नाटो सीटो अमेरिका के नेतृत्व में संगठन बना, जबकि सेंटो जो है वो, सेंटो का पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। इसकी जो स्थापना हुई है 1955 में, और इसका जो उद्देश्य था सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना। सोवियत संघ को रोकने के लिए संधि संगठन बना है। साम्यवाद के प्रभाव को रोकना, यानी नाटो अमेरिका का हो गया नाटो संगठन, फिर बनाया सीटो, और उसके बाद फिर बनाया सेंटो। ये 3 संगठन अमेरिका ने बनाए रूस के प्रभाव को, सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए। सोवियत संघ ने 1955 में कौन सी संधि की? तो सोवियत संघ 1955 में जो संधि की वो क्या था? उसका नाम था वार्सा संधि। और वार्सा संधि, इसका उद्देश्य क्या था? वार्सा संधि का क्या उद्देश्य था? तो वार्सा संधि का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। यानी उन लोगों ने, अमेरिका और उसके साथ वाले देशों ने जो नाटो सीटो सेंटो बनाया, उनका जो उद्देश्य है कि रूस को रोकना, उसी तरह से रूस यानी कि सोवियत संघ ने भी ये एक संगठन बनाया जिसका नाम है वार्सा संधि। वार्सा संधि के तहत इसने भी बहुत सारे देशों को जोड़ा, और इसका एक ही उद्देश्य था कि नाटो में जितने देश शामिल हैं और उनका जो भी प्लान है उसको रोकना। महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती थी? अब महाशक्तियां को क्या फायदा था कि वो छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाती थी? तो पहला था महत्वपूर्ण संसाधन, छोटे छोटे देशों से उसको खनिज, महत्वपूर्ण संसाधन वगैरह मिल पाता था। दूसरा है भू क्षेत्र, अगर किसी देश पर हमला करना है तो छोटे से देश में जाकर के वहां से वो हमला कर सकता था। सैनिक ठिकाने, वहां पर अपना सैनिक तैनात कर सकता था, जैसे कि सोवियत संघ क्यूबा में अपना सेना को भेज दिया था। आर्थिक मदद,
छोटे छोटे देशों से भी काफी आर्थिक मदद महाशक्तियों को भी मिलता था। तो 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने किन संधियों पर हस्ताक्षर किए? लास्ट में ये दोनों ने एक संधि पे हस्ताक्षर किए, जिसमें यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। यानी इन लोगों को भी लगने लगा कि ये जो हथियार है वो विनाश के कारण ही बनेंगे, इसलिए इन लोगों ने परमाणु को ना यूज करने के लिए बहुत सारा संधि किए। और शीत युद्ध के दायरे, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। शीत युद्ध के दायरे में क्या बताया गया है कि जब हम युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा अर्थ ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बड़े देशों के बीच संकट के अवसर आए। युद्ध हुए, कई जगह युद्ध की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ पाई। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में अधिक जनहानि हुई। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाई भी हुई। ऐसा नहीं है कि शीत युद्ध का जो दौर हम लोग पढ़ रहे हैं, सोवियत संघ और अमेरिका का जो ये पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें युद्ध नहीं हुआ था। युद्ध हुआ था, छोटे छोटे जगहों पे हुआ था, थोड़ा मोड़ा खून खराबा भी हुआ है, लेकिन वो बड़े पैमाने पर नहीं फैल पाया। लेकिन यह संकट तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं ले पाए। दोनों महाशक्ति कोरिया 1950-53, बर्लिन 1958-62 और कांगो 1960 के दशक के शुरुआत में तथा अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में हो चुकी थी, लेकिन फिर भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। यानी ये दोनों महाशक्तियों ने अपने सूझबूझ दिखाई और उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया, बढ़ने नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने मध्यस्थता में भूमिका निभाई। तो कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे उन लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन लोगों के लड़ाई को शांत करने में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, अच्छा, एक टॉपिक है दो ध्रुवीयता को चुनौती। जैसे दो खेमा बनाया गया कि एक तरफ अमेरिका के तरफ देश आ जाए और एक तरफ बनाया गया कि रूस की तरफ देश आ जाए, लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो दोनों में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो उन लोगों ने एक और बनाया खेमा जिसको कहा गया गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का मतलब हो गया कि किसी भी गुट के पक्ष में नहीं। कुछ देश ऐसे थे जो किसी भी गुट के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए गुट निरपेक्ष बोला गया। और उसके जो मेन प्रमुख नेता थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया था। ऐसे में नौ स्वतंत्र यानी जो नए नए देश आजाद हुए थे के सामने फिर से गुलाम हो जाने का खतरा था। इस परिस्थिति में कुछ देशों ने दोनों खेमों गुटों से अलग रहने का फैसला लिया। जैसे भारत ही था तो भारत तुरंत ही आजाद हुआ था, और ऐसे में अगर वो किसी भी जो महाशक्तियां है उसमें शामिल होता है तो फिर से इसको खतरा है कि गुलाम हो जाए। इसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव 1955 के बांडुंग सम्मेलन में पड़ चुकी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता में नाम है, पहला यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्रोज टीटो, भारत से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से थे गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया से थे सुकर्नो और घाना से थे वामे एनक्रुमा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो हुआ 1961 में बेलग्रेड में, और इस समय 25 सदस्य देश थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन 2006 में हवाना क्यूबा में हुआ। इसमें 25 से बढ़कर के 116 देश हो गए और 15 पर्यवेक्षक देश भी इसमें शामिल थे। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन से भारत को क्या लाभ हुआ? भारत न सोवियत संघ में शामिल हुआ, न अमेरिका के गुट में शामिल हुआ, वो किसी में शामिल नहीं हुआ, गुट निरपेक्ष की नीति अपनाया। तो इससे भारत को क्या फायदा हुआ? भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर अपने हित में ले पाया। यानी अगर हमें लगा कि हमें अमेरिका से फायदा है तो हम अमेरिका से अपना फैसला ले पाए, और रूस से हमें लगा कि अगर इससे फायदा है तो उसके अपने हित के में फायदा लेने में स्वतंत्र रहा। भारत दोबारा से गुलाम होने से बच पाया। हो सकता था कि अगर महाशक्तियों में
भारत शामिल हो जाता तो फिर से गुलाम हो जाता। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब जा सकता था। यानी अगर हम पे अमेरिका हमला कर दे तो सोवियत संघ की तरफ जा सकते थे, सोवियत संघ हमला कर दे तो अमेरिका की तरफ जा सकते थे। दोनों रास्ता खुला रहा, अपनी संप्रभुता को बरकरार रख सका। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना भी कुछ लोग करते हैं। क्या आलोचकों का मानना है कि भारत की गुट निरपेक्ष नीति सिद्धांत विहीन है, यानी कोई सिद्धांत ही नहीं है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। भारत का व्यवहार स्थिर नहीं है। आलोचक कहते हैं कि भारत ने 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की संधि की, जो कि गुट निरपेक्षता की नीति के खिलाफ है। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत सोवियत संघ में शामिल था और गुट निरपेक्षता का ढोंग करता है। तो जाहिर बात है, हमें जो रूस है, रूस हमारा हमेशा साथी रहा है। हमारे देश में जब भी मुसीबत आई है तो रूस हमेशा साथ रहा है, और प्रत्यक्ष रूप से भारत तो कभी नहीं रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से रूस से हमेशा संबंध उसका, भारत का रूस से हमेशा अच्छा संबंध रहा है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला है। यानी गुट निरपेक्ष में जो भी देश है, या हमारा जो देश है भारत, हमारा देश विकसित नहीं है, विकासशील देश है, मतलब विकास की ओर बढ़ रहा है, डेवलप होने की ओर बढ़ रहा है। यह देश गरीब और पिछड़े हुए थे। इनके सामने मुख्य चुनौती आर्थिक विकास करना, अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। बिना आर्थिक विकास के इनके सामने फिर से गुलाम हो जाने का खतरा था। इन देशों की सहायता के लिए नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ था। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन हुआ, UNCTAD, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास सम्मेलन टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट नामक रिपोर्ट छपी, और इस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें सुझाई गई। अब इसमें क्या किया था? व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव। पहला तो यही था कि व्यापार प्रणाली में कुछ सुधार की जरूरत है। अल्प विकसित देशों का उनके प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा नियंत्रण होगा। यानी जो देश विकसित नहीं है, अल्प विकसित है, उनके देश में जो भी खनिज वगैरह है, जो भी संसाधन है उनके पास, उन पे उनका नियंत्रण होगा, किसी बाहरी देश का नियंत्रण नहीं होगा। इन देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी। पश्चिमी देश में बाजार का प्रभुत्व है, वहां पर ज्यादा जो भी वस्तुएं हैं वो सेलिंग की जाती है। तो बोला गया कि इन देशों को ऐसा छोड़ दिया जाए ताकि पश्चिमी देशों में वो बाजारों में अपने वस्तुओं को बेच सके। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की लागत कम होगी। यानी जो बड़े देश है या जो डेवलप्ड कंट्री है, वो जो ये विकासशील देश है, उनको कम कीमतों पर अपने टेक्नोलॉजी देने का प्रयास करेंगे। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ाई जाएगी। तो इस तरह से रिपोर्ट छपा था सुधार करने के लिए। अब अगला टॉपिक है, गुट निरपेक्षता ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थता है। पृथकवाद का मतलब है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचना। सन 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। 1787 से 1914 तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। अमेरिका ने पृथकवाद की विदेश नीति अपनाई थी। इसे पृथकवाद की नीति कहते हैं, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों ने कभी भी पृथकवाद की नीति को नहीं अपनाया। गुटनिरपेक्ष देशों ने हमेशा शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता कराने में सक्रिय भूमिका निभाई है। यानी जब दो गुट अगर आपस में लड़ रहे हो, तो जो गुट निरपेक्ष नीति के तहत जो भी देश हैं, उन देशों ने दोनों के बीच में मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तटस्थता का अर्थ है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति। जो देश तटस्थता की नीति का पालन करते हैं, उनके लिए यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में कोई मदद करे। ऐसे देश ना तो युद्ध में शामिल होते हैं और ना ही युद्ध के सही या गलत होने पर अपना कोई पक्ष देते हैं। मतलब अगर दो देश लड़ रहा है
तो उस देश को कोई मतलब नहीं होता है, ना हाँ बोलने के लिए, ना ना बोलने के लिए। सही हो रहा है तो भी नहीं बोलेगा, गलत हो रहा है तो भी नहीं बोलेगा, तो उसको तटस्थता बोला जाता है। परंतु गुटनिरपेक्ष देशों ने तटस्थता का पालन नहीं किया। इन देशों ने युद्ध को टालने का प्रयास किया, दो गुटों के बीच के युद्ध को दबाने का प्रयास किया। विभिन्न दुश्मन देशों के बीच समझौता कराने का भी प्रयास किया, जिनके बीच युद्ध हो रहा हो उसे भी खत्म करने का प्रयास किया। यानी जो दो दुश्मन देश है उनके बीच अगर युद्ध चल रहा है तो उनको भी खत्म करने का प्रयास किया, दोनों के बीच मध्यस्थता बनाने के प्रयास की गई। तो इस तरह से शीत युद्ध का दौर चला। और इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले अध्याय को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।